हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ टाइम कंपटीशन बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। आज हम भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध को देखेंगे और इस बुक में 1,00,000 जीएस का क्वेश्चन दिया गया है और ये वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपकी किसी भी परीक्षा पॉइंट के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह इस बुक में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध को। देखते हैं भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। पहले बंगाल का देखते हैं। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहाँ बनाई थी? तो 1651 ईस्वी में हुगली पे बनाई थी। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायाब गवर्नर का पद किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद में किया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल के नवाब कौन बना? तो शुजाउद्दीन बना। घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच हुआ था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां ने किया है। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में। ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया था? तो हॉलवेल ने किया था। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुआ था। मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर था। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाई थी? तो मुर्शीद कुली खां ने बनाया था। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बना 1756 ईस्वी में। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? तो पलासी के युद्ध का माना जाता है। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल नादिया जिला में है। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर जाफर को बनाया था। किसके अनुसार पलासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर के नवाबों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था? तो के.एम. पनिकर के अनुसार। किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट्स के द्वारा कहा गया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम को बंगाल का नवाब जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी में क्रांति की संज्ञा दी थी? तो वेंसिन-टाट ने दिया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? तो शुजाउद्दौला था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किस युद्ध को भारत में
अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है तो बक्सर के युद्ध को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था तो बक्सर का युद्ध था। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये किसके अनुसार है तो P.E. रॉबर्ट्स के द्वारा है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था तो मेजर हेक्टर मुनरो था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी तो 17 अगस्त 1765 को किया था। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे तो लॉर्ड क्लाइव के 1765 से लेकर 1767 ईस्वी के तहत। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस प्रवर्ती जनजाति के संपर्क में आए थे तो खासी। कहाँ पे था तो सिलहट, बंगाल में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी तो 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुआ था तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के साथ हुआ था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था प्रथम इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुआ था तो क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था तो मोहम्मद रजा खां को बनाया बंगाल के लिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया था तो राजा सिताब राय को बनाया था। प्रथम युद्ध तथा उनके वर्ष देखते हैं। अंबर का युद्ध कब हुआ था तो अगस्त 1749 में हुआ था। किसके मध्य होता था मुजफ्फर जंग और चंदा साहब तथा फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब नौरुद्दीन के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध तो जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अब मैसूर को देखते हैं तो विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था तो वाडेयार वंश के शासन के रूप में उभरा था। मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी तो सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में थी। हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना था तो 1755 ईस्वी में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी तो फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से किया था। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना था तो 1761 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1767 से 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था तो हैदर अली हुआ था। हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे तो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया था तो 1776 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 1784 ईस्वी के पश्चात कौन सी संधि हुई थी तो मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। इसके दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग था।
किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो अंग्रेज जनरल आयरकुट ने 1 जुलाई 1781 ईस्वी को पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? तो पोलिलुर में हराया था हेक्टर मुनरो की सेना को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने किया था। किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने किस वर्ष पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो 1787 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। कॉर्नवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में कहा था। कब हुआ था? तो मार्च 1792 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो 4 जुलाई 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया था? तो कृष्णराज द्वितीय वडेयार वंश को बनाया था। अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? तो कृष्णराज द्वितीय के साथ किया था। मैसूर का युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। अब देखते हैं अवध को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सआदत खां बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। सआदत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह ने। 1739 ईस्वी में सआदत खान की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन था? तो सरफदर जंग था। अबुल मंसूर खां सआदत खां का दामाद तथा भतीजा था। अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई थी? तो सफदरजंग के समय हुआ था। 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? तो शुजा-उद-दौला बना था। अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था? तो शुजा-उद-दौला ने। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली का। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? तो मीर कासिम का। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना? तो आशुफ-दौला बना 1775 से 1757 ईस्वी तक। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? तो आशुफ-उद-दौला ने किया था। अवध के किस नवाब ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो सआदत अली ने किया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। 1747 से 1756 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1756 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज में मिला लिया था? तो आउट्रम की रिपोर्ट पर। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? तो नवाब वाजिद अली शाह था।
1857 ईस्वी को विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था? तो वीरजिस कादिर यानी वाजिद अली शाह का पुत्र को किया था। बेगम समूरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरधना मेरठ के निकट में करवाया था। बेगम समरू कौन थी? तो सरधना की शासिका थी। यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट शाम्ब्रेन कौन थे? तो बेगम समरू के पति थे। अब देखते हैं मराठा को। पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना था? तो माधवराव बना था 1761 से 72 ईस्वी तक। माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद कौन पेशवा बना? तो नारायण राव बना, माधवराव का छोटा भाई। नारायण राव की हत्या किसने करवा दी थी? तो रघुनाथ राव ने यानी राघोबा ने करवाई, उसके चाचा। नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? तो माधव नारायण राव बना, नारायण राव का पुत्र। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था, 1774 से 1785 ईस्वी। किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो सालबाई के संधि के द्वारा। कब हुआ था सालबाई की संधि? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो आर्थर वेलेस्ली था। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से लेकर 1818 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियाँ थी। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में शुरू हुई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था। अब देखते हैं मराठों तथा अंग्रेजों की मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। संधियाँ, वर्ष और संधिकर्ता। सूरत की संधि 1775 में हुआ था, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था, सिंधिया के मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच। बसीन की संधि 1802 में हुआ था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुआ था, सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ था, होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। नागपुर की संधि 1816 में हुआ था, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। अब देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिज खां था। चिनकिलिज खां को किस नाम से जाना जाता था? तो निजामो मुल्क के नाम से जाना जाता था। किस मुगल बादशाह ने निजामो मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? तो मोहम्मद शाह ने सौंपी थी। शकूरखेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1724 ईस्वी में निजामो मुल्क और मुबरिज खां के बीच हुआ था। चिनकिलिज खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1724 ईस्वी में की थी। अब देखते हैं कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो
सादतुल्ला खान ने किया था। सादतुल्ला खान ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो आरकाट में बनाई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक में नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी की राजगद्दी पर अधिकार छीन लिया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अब देखते हैं रुहेलखंड को। गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद खां बंगश ने किया था। अब देखते हैं पंजाब में रंजीत सिंह को देखते हैं। रंजीत सिंह 1792 से लेकर 1839 तक का। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 में हुआ था। रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो महासिंह था। महासिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्रचकिया मिशन से संबंधित थे। रंजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनके पिता स्वर्गवासी हुए थे? तो 12 वर्ष थे। शुक्रचकिया मिशन का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? तो रावी और चिनाब के बीच। महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? तो प्रतिशासन परिषद के माध्यम से होता था। प्रतिशासन परिषद 1792 से लेकर 1797 ईस्वी में कौन कौन शामिल थे? तो रंजीत सिंह की माता एवं रंजीत सिंह की सास सादा कौर तथा दीवान लखपत राय था। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? तो भंगी मिसल का अधिकार था। किस वर्ष से जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था? तो 1798 ईस्वी में किया था। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकलवा कर किसने वापस भेजवाया था? तो रंजीत सिंह ने। किस वर्ष रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया? तो 1799 ईस्वी में। पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में। पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ पे थी? तो अमृतसर में। रंजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा किसने भेंट की थी? तो अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा ने किया था। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह ने कहा है। किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो विक्टर जाकमा ने किया था। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह था 1839 में। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह था 1843 से 1849। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22 से 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो 13 मार्च 1846 में सिखों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। भैरोवाल की संधि कब हुआ था? तो 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। चिलियावाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज में कब किया गया? तो 1849 ईस्वी में। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? तो इंग्लैंड। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन थे? तो हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स गैब्रिन मांसेल थे। अंग्रेजों ने कोह-ए-नूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो दिलीप सिंह से। अब देखते हैं अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुआ था।
तो इस संधि में क्या क्या हुआ था? तो सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस पर आक्रमण न कर सके, और सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए, और उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांत को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। रणजीत सिंह के द्वारा विजित क्षेत्र देखते हैं। तो मुल्तान को कब जीते थे? तो 1818 में, कश्मीर को तो 1819 में, और पेशावर को तो 1834 में। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक से कब और कहाँ मिले? तो 1831 ईस्वी में रोपर में मिले। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी? तो ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य हुआ था। रणजीत सिंह का प्रशासन देखते हैं। रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो खालसा सरकार के नाम से जाना जाता है। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? तो 5 मंत्रियों का। रणजीत सिंह के 5 मंत्री कौन कौन थे? तो उनका मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह था, विदेश मंत्री तो फकीर अजीजुद्दीन था, रक्षा मंत्री तो दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र और हरी सिंह नलवा था, अर्थ मंत्री तो भगवान दास था, और एक सदर ए डयोडी थी। पंजाब के डोगरी सामंतों के किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी गई? तो ध्यान सिंह, गुलाब सिंह तथा सुचेता सिंह को। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? तो 12 थे। 4 महत्वपूर्ण विभाग देखते हैं। तो दफ्तर ए आबवा उलमाल, तो इस विभाग में भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता है। दफ्तर ए तोहीजात, तो इस विभाग के द्वारा राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था की जाती थी। दफ्तर ए रोजाना मचा, तो यह राजा के प्रतिदिन का व्यय रखता था। और दफ्तर ए मावाजाब, तो यह विभाग सैनिक और असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। प्रांतों में बटे सिख राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो सूबा के नाम से जाना जाता है। रणजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे प्रमुख थे? तो 4 थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो नाजिम कहलाता था। सूबों का बंटवारा किसमें किया जाता था? तो परगने में। परगने का प्रमुख कौन होता था? तो कारदार होता था। कारदार का मुख्य कार्य क्या होता था? तो शांति व्यवस्था के साथ राजस्व के एकत्रित करना था। परगनों का बंटवारा किसमें किया जाता गया था? तो तालुक में। प्रत्येक तालुक में कितने मौजे यानी गांव होते थे? तो 50 से 100। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? तो मौजा या गांव। अब देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था को। रणजीत सिंह के प्रशासन में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। भू राजस्व उपज के कितना प्रतिशत राज्य के द्वारा लिया जाता था? तो 33 से 40% का मध्य। प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो बटाई प्रथा पे। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? तो 1823 ईस्वी तक। 1824 से 1834 ईस्वी तक भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन में थी? तो कनकुत व्यवस्था थी। कनकुत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार से की जाती थी? तो इसमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। नीलामी योजना में क्या प्रावधान किए गए थे? तो इस योजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दिया जाता था। अब देखते हैं सैन्य प्रशासन। किसके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है? तो रणजीत सिंह की।
फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? तो नियमित सेना होती थी। फौज ए खास का विभाजन किया गया था तो घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में। 1822 में नियमित घुड़सवारों को परीक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को। रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था 1838 में। नियमित पैदल सेना की परीक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इटालियन सेनापति बंतूरा की। तोपखाने का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इलाही बख्श को किया गया था। गोला बारूद और तोपखाने बनाने के कारखाने कहाँ लगवाए गए थे? तो लाहौर और अमृतसर में। फौज ए बैकवायाद किस प्रकार की सेना होती थी? तो अनियमित सेना होती थी। अब देखते हैं न्याय प्रशासन को। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? तो नाजिम का। अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित था? तो लाहौर में। रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1839 में। रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उससे क्रूर और भद्दा व्यक्ति नहीं था? तो बैरन ह्यूगल ने कहा था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो खड़क सिंह बना था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा